जैसा कि आप जानते हैं, ये सत्र, इसका विषय है टैरिफ, चुनौतियां और समाधान। इस वक्त बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये। टैरिफ यानी ऐसा कर या टैक्स जो कोई भी देश अपने यहाँ आयातित होने वाली वस्तुओं पर लगाता है। लेकिन इस टैरिफ की गूंज 30 जुलाई 2025 को पूरे देश में सुनाई दी, जब अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ यानी कि 10% टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया। 30 दिनों के अंदर ये टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। लाजमी है कि इसका निर्यात पर बहुत असर पड़ने वाला है और पड़ा भी। लेकिन हाल फिलहाल जो आज की स्थितियां हैं, उससे लग रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्तों की बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बात करी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। लगता है कि कुछ समाधान निकलने वाला है। आइए हम बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, और सबसे पहले हम चलते हैं रोशना जी की तरफ। रोशना जी, जैसा कि आपने पूरा स्टडी भी कर रखा है इधर 2-3 महीने में जो हुआ, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पर इसका कितना असर होने वाला है या हुआ है। खासकर श्रम आधारित जो निर्यात की वस्तुएं हैं, चाहे वो चमड़ा हो या फिर वो कालीन हो, इसका उत्तर प्रदेश पर कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा। आप सभी का नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हमारा इन्होंने बताया कि हमारा जो सत्र है वो है चुनौतियां और संभावनाएं। तो पहले मैं संभावनाओं पे बात कर लूं, क्योंकि चुनौतियों का डिस्कशन उसके बाद हो जाएगा कि उन संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में हमारी चुनौतियां हमारे लिए कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट है और हम उन्हें किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट का डेडिकेटेड ऑफिस है, जो कि प्रदेश के एक्सपोर्ट पे ही कार्य कर रहा है प्रदेश सरकार के लिए। हम कई योजनाएं संचालित कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे निर्यातकों को, हमारे उद्यमियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, तो हमारे जितने भी हमारे उद्यमी हैं उनको अपना कंसाइनमेंट भेजने में अलग से बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। फ्रेट चार्जेस हमारे ट्रिपल, डबल और ट्रिपल होते जा रहे हैं। इसके लिए भी हमारी सरकार योजनाएं संचालित कर रही है। फॉरेन फेयर एग्जीबिशन में जाने के लिए भी हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, आपके फ्री ट्रेड सैंपल्स भेजने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए हम अपनी योजनाएं संचालित कर रहे हैं, जहां हम अपने उद्यमियों को और अपने निर्यातकों को पूरी तरह से रिलीफ देने के लिए तत्पर हैं। इससे संबंध में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर हम संभावनाओं की बात करते हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी नई निर्यात नीति अभी प्रख्यापित हो गई है 3 सितंबर 2025 को, जो कि 2025 से 2030 की अवधि के लिए है। और इस निर्यात नीति में हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उन एग्जिस्टिंग स्कीम्स पे जो भी हम इंसेंटिव्स दे रहे थे उनको हमने डबल ट्रिपल तो किया ही है। इसके साथ साथ हमने कई नई योजनाएं भी लॉन्च की हैं, जिनके बारे में मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगी ताकि हमारा विषयांतर ना हो। सबसे पहले तो जैसे कि गेटवे पोर्ट स्कीम हमारी है, लैंडलॉक्ड स्टेट हम हैं, यहाँ से बंदरगाह तक, लोड पोर्ट तक, गेटवे पोर्ट तक हमें अपना जो भी माल भेजते हैं हमारे निर्यातक, उस पे अभी तक हम इनको 20 लाख रुपए तक सालाना दे रहे थे, जिसको हमने बढ़ाते हुए अब 30 लाख रुपए कर दिया है। 20 फीट के कंटेनर पे हम 10 की जगह 20,000 देंगे, 40 फीट के कंटेनर पे हम 20 की जगह 40,000 देंगे। इसके अलावा जो हमारे छोटे उद्यमी जिनका एक्सपोर्ट टर्नओवर 5 करोड़ से भी कम है, उनके लिए हमने विशेष पहल लाई है, एलसीएल शिपमेंट्स में भी हम फ्रेट चार्जेस रिइंबर्स करेंगे। बहुत धन्यवाद रोशना जी। अगला सवाल मेरा यावर जी से है। अभी 2 दिन पहले वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका के लुटनिक, उन्होंने कहा कि हम भारत से सब कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन भारत हमसे हमारा मक्का तक नहीं खरीद रहा है। तो मेरा ये तो खैर एक आरोप वाली बात हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे कि निर्यात हो रहा है जिन चीजों का, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में आम उपभोक्ता इससे क्या प्रभावित हुआ है या नहीं प्रभावित हुआ है? तो जो 50%
टैरिफ लगा है भविष्य में कितना प्रभावित होगा, आम उपभोक्ता की मैं बात कर रहा हूं, निर्यात से जुड़े हुए लोगों से अलग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले हम अमेरिका के टैरिफ की जो बात कर रहे हैं तो हम ये समझे कि अमेरिका से टैरिफ इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, उसके बाद हम उपभोक्ताओं के ऊपर कितना इसका जी बिल्कुल असर पड़ने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेसेस दो तरह के होते हैं, एक फायदे का और एक नुकसान का। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां हम बहुत सा एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन जितना हम माल उनको बेचते हैं उससे ज्यादा उनसे खरीद लेते हैं। बिकॉज एक्सपोर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देता है। और फॉरेन एक्सचेंज अगर हमने किसी से $100 लिए और उसको $200 पे कर दिए तो हम तो $100 का नुकसान कर दिया। बिल्कुल। जो चीज हमारे साथ चाइना में हो रही है इस वक्त, चाइना से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 97 बिलियन का है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अमेरिका से हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमेरिका से टैरिफ में हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट वहां 17% होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका इज अ ट्रेड बेनिफिशियल, ट्रेड सरप्लस कंट्री फॉर इंडिया। वहां से जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हमें 40 बिलियन का बेनिफिट है। मतलब हम वहां से जो माल लेते हैं वो कम लेते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसलिए अमेरिका का हिट हो रहा है। तो ये तो अमेरिका के स्टेप की बात हुई। कॉर्न वहां से नहीं लेते, ये मजाक की बात नहीं है। दैट इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉर्न जो चीज हमारे यहाँ खुद पैदा हो रही है हम बाहर से क्यों खरीदें, हमें तो वैसे भी सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो जब सेल्फ सफिशिएंट हम कॉर्न में है तो हम कॉर्न क्यों खरीदें। दूसरी चीज, अब इसमें एक अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक और सवाल उठाया था कि भाई जब आप हमसे कॉर्न नहीं ले रहे हैं तो हमने अगर टैरिफ बढ़ा दिया तो आप नाराज क्यों हैं। तो यहाँ इसका रिप्लाई एक्चुअली ये है कि जो आपसे हम कॉर्न नहीं ले रहे हैं वो तो हम कभी से नहीं ले रहे हैं, हमने कभी लिया ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप तो हमसे प्रोडक्ट ले रहे थे, आपने अचानक से बैन लगा दिया, तो एक इंडस्ट्री जो आपके ऊपर डिपेंडेंट थी उसको हिट हुआ, इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब इसकी आम जनता पे जो असर है, देखिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी से होता था। जी। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी मैनुअल वर्क काफी होता है, हीरे की कटाई में, सोने के आभूषण बनने में, इसमें मैनुअल वर्क काफी है। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में गारमेंट बनते हैं और गारमेंट में, टेक्सटाइल में मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होता है। और पर्टिकुलरली जो हैंडलूम ड्रिवन है, जैसे अपने बाराबंकी के या यूपी में बहुत सारा हैंडलूम का काम होता है, वो सब जो हमारे हुनर हैं उन सब में भी सारा मैनुअल वर्क है। कालीन और चमड़ा, उत्तर कालीन वगैरह ये सब हैंडलूम के वर्क हैं, तो इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब जब वो उन चीजों का एक्सपोर्ट कम हुआ तो इतने सारे लोगों की जो आमदनी थी, जो रोजी थी, वो चली गई। तो ये तो सबसे बड़ा हिट है जी। इसके अलावा जो आम आदमी पे इसका हिट है वो यही है कि जब इस तरह के लोग जो इससे जुड़े हुए थे, इवन जो एक्सपोर्टर जुड़ा हुआ था जिसके पास सिर्फ अमेरिका था एज ए मार्केट, जब तक वो ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेता है उसके बिजनेस पे हिट है। और वो हिट छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। बिकॉज कारपेट की इंडस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 60 से 70% डिपेंडेंसी अमेरिका पे और 30 से 40% डिपेंडेंसी यूरोप पे, यही एक बरसों से चला आ रहा है। और जब अमेरिकन मार्केट डाउन हुआ तो कारपेट भी डाउन हुआ, टेक्सटाइल भी डाउन हुआ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक महीने में 16.3% की निर्यात में गिरावट आई है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर ये टैरिफ वार यूं ही आगे बढ़ता रहा तो हम लोग तो बहुत नीचे आ जाएंगे अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार के मामले में। देखिए ये चीज है सडन कि एक ब्रेक लगा है। ब्रेक लगता है तब जबकि आगे ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन फिर उसके बाद बाईपास बना लिया जाता है। और बाईपास ही नहीं बना लिया जाता, रास्ता भी बदल दिया जाता है। चलिए समाधान की भी बात आपसे पूछ लेते हैं कि ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा है, भारत पर भी 50% लगा है, चीन पर 30% लगा है। द्विपक्षीय वार्ता जैसा कि संभावनाएं हम लोग तलाश रहे हैं, पूरा देश तलाश रहा है, संभावनाओं के तहत ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 50% टैरिफ घटकर 10 से 15 या 20% तक आ सकता है। ऐसी स्थिति में भारत जिस पर 20% होगा, चीन पर 30% होगा, तो क्या भारत की स्थिति अमेरिका में ज्यादा बेहतर होगी प्रतिस्पर्धा के रूप में अमेरिका में? देखिए प्रोडक्ट पे ऊपर डिपेंड करता है भारत क्या बनाता है और चाइना क्या बनाता है, सबसे पहले। और दूसरी चीज ये कि जो आप 25-30% की बात करें वो भी एक्सपेक्टेड है। और ट्रम्प साहब किसी दिन सो के उठे, उनके ख्वाब में क्या दिख जाए और सुबह क्या कर दें किसी को पता नहीं। जी बिल्कुल सही। और अभी इसी सोच से अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि हिट हुआ है वो गारमेंट की इंडस्ट्री है, वहां कंपटीशन चाइना से है। चाइना को 30% क्यों किया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। चाइना कुछ ऐसे मिनरल्स का मालिक है जिन मिनरल्स के बगैर कोई चिप नहीं बन सकती,
और जब वो चिप नहीं बन सकती तो कोई ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनेगी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक बनेगा, ना वो उनका टेस्ला कार बनेगी, ना उनकी आईफोन बनेगा। तो चाइना पे वो हेवीली डिपेंडेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, मेरा अगला प्रश्न, हर्षवर्धन सिंह जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, कंसल्टेंट हैं आप। डेटा एक्सपोर्ट के मामले में विश्व में दो बड़े देश हैं, चाइना और भारत। चाइना से अमेरिका का डेटा एक्सपोर्ट के लेकर के कुछ खास वो नहीं है, लेकिन अमेरिका को भारत 95% तक डेटा एक्सपोर्ट करता है, बड़ा वो है। तो क्या डेटा एक्सपोर्ट पर टैरिफ भारत लगा सकता है अगर ऐसी स्थितियां रही, टैरिफ वॉर चलता रहा तो? डेटा एक्सपोर्ट्स से मतलब सॉफ्टवेयर को लेकर के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। देखिए, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में जनरली टैरिफ का कंसेप्ट मर्केंटाइज गुड्स एक्सपोर्ट में लगता है, पर मैं ये बताना चाहूंगा ये कैसे सर्विस एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल। जैसे कि अब टैरिफ बढ़ेगा तो इसका अल्टीमेट पेयर अमेरिकन कस्टमर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गुड की अगर 100% प्राइस बढ़ती है तो कुछ तो प्राइस एक्सपोर्ट जो यूनिट कर रहा है वो बियर कर लेगी, कुछ इंपोर्टर बियर कर लेगा, फाइनल 40% जो इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट को वो कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा। तो उनके मार्केट पे जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनके डिमांड कम होगी, तो जब वो डिमांड कम होगी तो वो डायरेक्टली आपके सर्विस एक्सपोर्ट के भी परकुलेट करेगा। जैसे आपकी जो सर्विसेज सेक्टर है, बिल्कुल, जब आपकी डिमांड कम हो रही है तो सर्विस की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिमांड कम होगी, आईटी सर्विसेज की भी डिमांड, रिलेशन है इन दोनों के बीच में, राइट। तो टैरिफ सर्विस पे नहीं लगेगा पर इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेटली पे तो यूएस के ही कस्टमर को करना है। तो वहां पे अगर आपकी कस्टमर की कॉस्ट बढ़ रही है तो कंज्यूम कम करेगा, तो सर्विसेज भी कंज्यूम कम करेगा, तो फिर वो जो आईटी एक्सपोर्ट्स है उस पे भी ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। बिल्कुल। अब मैं पहले क्वेश्चन का भी एक आंसर, जो आप बोले इम्पैक्ट क्या है जो पड़ेगा यूपी क्यों करेगा, वो शायद अधूरा रह गया था। हाँ, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं 24-25 फाइनेंशियल ईयर में यूपी का एक्सपोर्ट $22 बिलियन था, और $22 बिलियन में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूपी करता है वो $5 बिलियन करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जनरली स्मार्टफोन, वो अभी एग्जेम्प्टेड है। और थोड़ा बहुत और मिला लें तो $6 बिलियन जो एक्सपोर्ट है वो हमारा ओवरऑल इंपैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन $16 बिलियन जो टोटल नेट एक्सपोर्ट है वो टोटल हमारा इंपैक्ट कर रहा है ड्यू टू हाई टैरिफ, और जिसमें से सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है आपका टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे कंपीटिंग कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, चाइना को अगर हम हटा दें, चाइना की सप्लाई चेन बहुत आगे, हम बाकी सेकंड टीयर की कंट्रीज में भी आते हैं जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, तो उनसे हमारा पीनल टैरिफ जो 25% लगा है उसकी वजह से हमारा उनसे डिफरेंस 30% हो गया है। तो जब पहले 25% था तो हम लगभग बराबर थे वियतनाम, बांग्लादेश से, तो एक्सपोर्टर को उतना इशू नहीं हो रहा था। थोड़ा जो प्राइस एक्सपोर्टर बियर कर ले रहा था, कुछ जो इंपोर्ट कर रहा है वो बियर कर ले रहा था, पर वो 25% पीनल लगने के बाद हमारे पास जो डिफरेंशियल वो 30% का आ गया। तो ये इंपोर्टर या एक्सपोर्टर दोनों ही बियर नहीं कर सकते ये। तो अभी सडन कंसाइनमेंट जो ऑर्डर से टेक्सटाइल के पूरे होल्ड हो गए, तो ये इमीडिएट है कि जो इनके ऑर्डर बुक है वो अब वो आगे जा नहीं रही है, इनके पास इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो जो उन्होंने यूएस के लिए बनाया है वो बिकेगा नहीं, तो उनके पास इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी। और सिंस बहुत सारे जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर के कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं तो इनको दूसरी जगह बेचना भी उतना मुश्किल है। तो ये एक शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम है वो है। उत्तर प्रदेश, जैसे मेरे प्रश्न था मेरा, उत्तर प्रदेश पर खासकर जैसे टेक्सटाइल की बात की आपने, लेदर की बात की, कालीन की बात की, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा है और श्रम से जुड़े हुए हैं, श्रम से हाईली लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि हम मतलब इतना ऑटोमेशन तो हमारा इंडस्ट्री में हुआ नहीं है, हम एमएसएमई डिपेंडेंट है, हमारे एक्सपोर्ट का 70% एमएसएमई से लगभग आता है, और एमएसएमई यूनिट्स यही है, टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर। तो ये शॉर्ट टर्म में शॉक कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो एक इशू हो जाता है कि इन्वेंट्री के बाद पाइल अप हो गई तो वर्किंग कैपिटल फिक्स हो गया ना, तो पैसा लगाया उसका कुछ मिल नहीं रहा है, तो आगे का भी ऑर्डर कैसे प्रोसेस करेंगे। तो ये एक इशू है जो शॉर्ट टर्म पे ये फेस करेंगे। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। हम सर्वेश जी की तरफ आते हैं। सर्वेश जी, मान लिया कि ये जो टैरिफ वार है अभी और लंबा चलता है, विपक्षी वार्ता चल रही है, ये लंबा चलता है, तो सरकार ने विकल्प क्या तैयार किए, इसके क्या विकल्प होंगे? सभी को प्रणाम, अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उस लायक समझा। देखिए, अभी मैं दीदी को सुन रहा था, भाई साहब को सुन रहा था, आपको सुन रहा था। दीदी ने कहा कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमको एक्सपोर्ट करने में
बहुत सारी कमियां, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स में, लॉजिस्टिक में, इन सब चीजों में दिक्कतें आ रही हैं। मैं चूंकि जमीन से जुड़ा हूं तो मैं देखता हूं कि ये समस्याएं आ रही हैं। अभी मैं कल हरियाणा की एमएसएमई टीम के साथ बैठक कर रहा था, तो हमारे गोंडा से रहने वाली थी हीना मेहंदी करके, बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, और बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप उत्तर प्रदेश के टोनिका सिटी में इंडस्ट्रियल एरिया, आप वहाँ इंडस्ट्री लगाइए। तो उन्होंने बहुत शॉर्टकट में बता दिया कि वो यूपी पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये सब निकालना पड़ेगा हमको। जी। सर ने भी बोला कि जब ट्रैफिक जाम होता है तो हमको समस्या शॉर्टकट खोजना पड़ता है। आपने भी मक्के पे चर्चा की। मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारा बहराइच, लखीमपुर, हरदोई और क्या नाम, पीलीभीत साइड पे बहुत बड़े पैमाने पे होता है। अगर हम मक्का उत्पादन करके और सीधे हम मार्केट में कौड़ियों के भाव बेचने के लिए भेज देते हैं, उसी मक्के से अनगिनत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अलग से, हम खुद बनाएं, हमारे इंडस्ट्री हो, और हम उस पे काम करके अपने ही प्रोडक्ट को दुगना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस पे हम काम भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी आपने कालीन पे चर्चा किया, क्योंकि ये काफी पुराना विषय है, लेकिन नई चीजें हम नई जो कि उत्पादन हम कर रहे हैं, किसान हमारा उत्पादन कर रहा है, लेकिन उत्पादन करने वाला जो भी प्रोडक्ट हमारा भी, हम ऑस्ट्रो मशरूम हमारा कार्यकर्ता बना रहा है, वो थाईलैंड भेज रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा। कोई अमेरिका से हमें धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। सर्वेश जी, उत्पादन बढ़ाना मैं आ रहा हूँ, जी। सुनिए, मैं आ रहा हूँ। अमेरिका, जैसे अभी आईटी की चर्चा आपने किया था, आईटी की टोटल सप्लाई इंडिया से जा रही है। क्यों सर? टोटल जितने सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो बेंगलोर में, गुड़गांव में, हरियाणा की गुड़गांव में, और हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में, सारे इंजीनियर्स यहीं से बैठ करके ऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो हमको आंखें दिखा रहे हैं तो हम कुछ ऐसा हम भी प्लान कर रहे हैं कि हम उससे निपट लेंगे। ये इंटरनल मामला है। यही तो हम मैं उसकी प्लानिंग करना चाहता हूं। कौन से ऐसे देश होंगे जो अमेरिका का विकल्प बन सकते हैं? हम हैं। ये आज का भारत है, ये आज का भारत है, और हम युवाओं की टीम है, और हम इसका रास्ता खोज लिए हैं। आपको अभी बाद में मोबाइल में दिखा दे, एक एक्सपोर्टर की और एक मैन्युफैक्चरर की जमीनी स्तर पर डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, और उसको कैसे क्या करना है उसकी प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। आपको ऑप्शन के लिए दे दे रहे हैं, सर्च करिएगा, पटेल ब्रदर्स एक कंपनी है जो कि गुजरात की है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके साथ हमने कोलैबोरेशन उत्तर प्रदेश के कई सारे लोगों को किया है। अभी एक ITI लिमिटेड गवर्नमेंट की PSU है, तो कई चीजों में वो डाउन मार गई थी, तो उसको भी हमने चलाने का काम किया है। अभी हम सिलिकॉन चिप और सेमीकंडक्टर में भी काम करने जा रहे हैं, और वो ITI में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनके कहने से, किसी चीज से। देखो, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गई है, इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई, इतनी ज्यादा हमारी मूलभूत चीजें बढ़ गई है कि अगर हम अपने ही देश में खाली हम काम कर लेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ये विषय जो दीदी ने अभी कहा है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमको इस चीज को निकालना पड़ेगा। जो हमारा उद्यमी है उसके मन में जो एक चीज चल रहा है कि उत्तर प्रदेश है, तो इसको थोड़ा सा हमको ठीक करना पड़ेगा। बहुत जरूरत है इसकी, और इसको हम ठीक करने में लगे हैं, कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। यावर जी की तरफ मैं दोबारा से आ रहा हूँ। बहुत संक्षेप में आप सबसे मैं मुखातिब होऊंगा कि इसकी संभावनाएं, जैसा कि विषय भी है, और समाधान क्या हो सकता है अगर टैरिफ यही रहता है तो? टैरिफ ये रहे या न रहे, ये तो हमें पता लग गया कि ये गाय दूध ही नहीं देती, सींग भी दिखाती है। तो इसके लिए तो हमें तैयार रहना ही पड़ेगा। और फिर ट्रम्प साहब हैं, अभी ट्रम्प साहब को 5 साल है, पता नहीं दुआएं लोग करते हैं उनके रहने की कि नहीं रहने की, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये लगता है कि वो 5 साल हैं, 4 साल, सॉरी, वहां का टेन्योर 4 साल का होता है। बट हमें ऑल्टरनेट खोजना बहुत जरूरी है। इस समय जो ऑल्टरनेटिव है, सबसे ज्यादा जो दिमाग लगा हुआ है वो GCC कंट्रीज पे, अरब कंट्रीज पे लगा हुआ है। बिकॉज अरब कंट्रीज आर ऑलरेडी इन ट्रेड बेनिफिट, लाइक ट्रेड सरप्लस में है। जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि 79 बिलियंस का ट्रेड सरप्लस हमारा ऑलरेडी GCC कंट्रीज से चल रहा है। और उसके साथ साथ हमको उसमें ये भी बेनिफिट है कि वहाँ वो नजदीक है एंड दे आर ओपन, दे हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। तो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मार्केट की तरफ देख रहे हैं।
यूरोप इज ऑलरेडी डाउन, तो उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। बहुत सारे और कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे FTA साइन हुआ है अभी यूके के साथ में। इंडियन गवर्नमेंट का टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी जा रहा है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, जो 21 तारीख को जा रहा है। ये जा रहा है यूके, जिसको सेक्रेटरी ऑफ टेक्सटाइल उसको हेड कर रहे हैं, और ये इसीलिए जा रहा है कि वहां पे जाकर इंट्रोड्यूस किया जाए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से आपको इंडिया से टैरिफ फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड हाउ दैट विल बी बेनिफिशियरी फॉर यू। तो इस तरह की एक्टिविटीज की जा रही हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव तो देखिए निकालने की कोशिश की ही जा रही है, और उसको करना ही पड़ेगा। और अगर ऑल्टरनेटिव बन जाता है, अमेरिका 4-6 महीने इस टैरिफ में खेलता रहता है, तो फिर अमेरिका को इंडिया ठेंगा दिखा के कहेगा भैया लेना है तो लो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छी बात कही अमर जी। एक बात मैं कहूंगा कि न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान हम सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। उदय प्रताप जी की पंक्तियां हैं, और हमें आशा करते हैं कि हम सब मिलकर, पूरा भारत मिलकर इस टैरिफ का जो संकट है उससे हम बाहर निकलेंगे, नए विकल्प हम लोगों को मिलेंगे, और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो नहीं रहेगी। और इस संक्षिप्त सत्र में इतनी सार्थक वार्ता के लिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।